डियर स्टूडेंट्स, फाइटोजियोग्राफी और इकोलॉजी या इकोलॉजी और फाइटोजियोग्राफी के पेपर में लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन और टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट्स के बारे में स्टडी किया था। हमने प्रदूषण की परिभाषा, प्रदूषण के प्रकार और प्रदूषक किस तरह के और कितने होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। आज हम एक महत्वपूर्ण पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का जो वायुमंडल है वह हमारे लिए सुरक्षात्मक अवरोधी आवरण तैयार करता है। यहाँ पर विभिन्न आवश्यक जो गैसेस हैं उनका आदान प्रदान होता है। रेडियोधर्मी तरंगें यहाँ पर उचित माध्यम प्रदान करने का कार्य करती है। वायुमंडल हमको पराबैंगनी किरणों से भी बचाता है और इस तरह यह पृथ्वी का जो वातावरण है उसको स्वच्छ और अप्रदूषित रखने का कार्य करता है। इसमें जो स्वच्छ वातावरण है उसमें निम्न प्रकार की गैसेस पाई जाती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था। नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन 0.934, हाइड्रोजन 0.00005%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.314% है कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन 0.0002% में पाई जाती है और रेस्ट ऑफ द गैसेस है, बाकी जो गैसेस है वो बहुत कम मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध होती है। तो स्वच्छ और अप्रदूषित वातावरण में इस तरह की कुल मिलाकर यह गैसेस पाई जाती है। इसमें से जो ये गैसेस हैं इसमें एक निश्चित अनुपात पाया जाता है जो कि इसके साथ जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। शेष जो है हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टोन, नियोन, ऑर्गन और जीनोन इनर्ट होती है और नॉन टॉक्सिक गैसेस होती है। परंतु मानव के कार्यकलापों के कारण जैसे कि नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, जनसंख्या वृद्धि, वन का विनाश इत्यादि के कारण जो विभिन्न गैसों का जो वायुमंडल में संतुलन है वह बिगड़ गया है, जिससे कि वायु दूषित हो गई है। तो वायु का जो दूषित होने की प्रक्रिया है इसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से CO2 O2 में कन्वर्ट होती है और यह जो O2 है ये मानव और समस्त जीवों के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, ली जाती है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है। परंतु जो स्वचालित मोटर वाहन है, विमान, मशीनीकरण, उसमें जो बायोडीजल, बायोपेट्रोल या मिट्टी का तेल, कोयला, मोबिल ऑयल इत्यादि का दहन होता है, कारखानों वगैरह में जो चिमनियों में लकड़ी का ईंधन का उपयोग होता है, उससे विभिन्न तरह की विषालु गैसेस जो हैं वह वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और उसको प्रदूषित करती है। इसके साथ ही कुछ नए आधुनिक विश्व में कुछ नए पदार्थ हैं जैसे पॉली क्लोरीनेटेड बाइफिनाइल्स इत्यादि, यह भी प्रदूषक का कार्य करते हैं। वायु के सामान्य गठन में गुणात्मक और संख्यात्मक बदलाव जो कि सजीवों, विशेषकर सामान्य जनजीवन पर विपरीत असर डालता है और उसके लिए हानिकारक होता है, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। WHO के अनुसार जो वायु प्रदूषण की डेफिनेशन है वह है कि वायु के सामान्य गठन में अगर गुणात्मक और संख्यात्मक परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन सामान्य जनजीवन को प्रभावित करता है और उस पर हानिकारक प्रभाव डालता है, इसको वायु प्रदूषण कहा जाता है। अगर हम वायु प्रदूषण के सोर्स के बारे में देखें तो निम्न प्रकार के सोर्स हैं इसके कि किस वजह से वायु प्रदूषण होता है। सबसे पहले उद्योग, उनकी चिमनियों से निकलने वाले जो गैसेज हैं SO2, H2S, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, धूल, धुआं। इसके अलावा HCl, Cl, जस्ता, सीसा, तांबा, आर्सेनिक इत्यादि के ऑक्साइड्स आते हैं इसमें। दूसरा है ऑटोमोबाइल्स के द्वारा, स्वचालित वाहन और मोटर गाड़ियों के द्वारा। ये 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से जो कि डीजल और पेट्रोल से संचालित होते हैं, वह वायुमंडल में CO2, O2, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसेस भेजते हैं। तीसरा है रेडियोकर्मी सब्सटेंसेस। यह आणविक हथियारों के परीक्षण और नाभि के विस्फोट के कारण यह रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, जिसके अंदर की अल्फा, बीटा और गामा रेज उत्पन्न होती है। यह भी मानव जीवन के लिए हार्मफुल होती है। अब हम पहले देखेंगे कि वायु प्रदूषक कौन कौन से हैं। यह 2 भागों में बटे हुए हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स में आते हैं कार्बन यौगिक जो कि डायरेक्टली वायु प्रदूषक गैसेज होती है, CO2 और O2 इसमें आते हैं। यह डीजल, पेट्रोल, कोयला, मिट्टी का तेल, लकड़ी इत्यादि को जलाने पर डायरेक्टली उत्पन्न होती है। यह तेल शोधक कारखानों और उद्योगों, स्टील उद्योगों में भी यह उत्पन्न होती है। हरे स्वपोषी पौधे हैं, यह भी क्लोरोफिल वर्णकों के अपघटन से CO उत्पन्न करते हैं। दूसरा इसमें है सल्फर यौगिक। इस वर्ग के जो प्रमुख वायु प्रदूषक हैं उसमें SO2, H2S, CS और H2SO4 आते हैं।
यह कोयला और पेट्रोलियम जलाने पर सल्फर यौगिक के रूप में बनते हैं। यह इसको हम निम्न समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। H2S में O2 रिएक्ट करती है तो वह SO2 बनता है। SO2 अगर H2SO4 के साथ मिक्स होती है तो ये सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है, और सल्फ्यूरस अम्ल में अगर पुनः ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। यह पेट्रोलियम और कोयले के जलने से SO2 की लगभग 70% मात्रा उत्पन्न होती है, और बची हुई जो है वह धातु शोधक कारखानों जो स्मेल्टर्स होते हैं वहाँ से उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है और दलदली खदानों में H2S गैस भी बनती है। तीसरा प्रकार है इसमें नाइट्रोजन यौगिक। नाइट्रोजन यौगिक है, ये जनरली नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इत्यादि के रूप में बनती है। यह स्वचालित वाहनों और मोटर गाड़ियों में उच्च तापमान पर गैसोलीन के दहन के कारण बनती है। फोर्थ नंबर पे है फ्लोराइड कंपाउंड्स। यह इसमें जो प्रमुख स्रोत हैं इसके वह है एल्यूमिनियम उत्पादक, फॉस्फेट उत्पादक, फ्लोरिनेटेड प्लास्टिक्स, यूरेनियम इत्यादि मेटल्स का अगर परिशोधन किया जाता है तो ये फ्लोराइड यौगिक एज ए पोल्यूटेंट उसमें से निकलते हैं। फिफ्थ नंबर पे है हाइड्रोकार्बन। जो मुख्य कार्बन युक्त यौगिक होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। जो प्रमुख आते हैं इसमें मीथेन, बेंजीन, बेंजोपाइरिन इत्यादि, जो कि ऑटोमोबाइल्स के धुएं में निकलते हैं। देन है मेटल्स। कुछ जो मेटल्स जैसे मर्क्यूरी, सीसा, निकल, कैडमियम, बेलेरियम, आर्सेनिक, वेनेडियम, टिन, टाइटेनियम इत्यादि वायुमंडल में ठोस कणों के रूप में जमा हो जाती है, और यह जो है जनरली फंजीसाइड्स और कीटनाशक का भी एक प्रमुख भाग होती है। फिर 7वें नंबर पे है सस्पेंडेड पर्टिकुलर मैटर, SPM जिसको कहा जाता है। यह निलंबित कण होते हैं जो महीन कण के रूप में वायु में तैरते रहते हैं, निलंबित होते हैं। 100 माइक्रोन से कम व्यास वाले कण अधिक होते हैं, और यह विभिन्न धातुओं के कणों के कारण टार, कार्बन, रेजिन के कण, पराग कण, जीवाणु इत्यादि के रूप में पाए जाते हैं। यह सस्पेंडिकल पार्टिकल्स मैटर होते हैं। नेक्स्ट है द्वितीयक वायु प्रदूषक, सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स। इसके अंदर जो है यह प्राथमिक प्रदूषकों के पारस्परिक क्रिया के द्वारा यह उत्पन्न होते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गैसोलीन से जो उत्पन्न हाइड्रोकार्बन कण होते हैं उसके बीच में आपस में प्रक्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, और उसके फलस्वरूप पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN और ओजोन और PBN इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये PAN और ओजोन बनाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्मोग, जिसको हिंदी में धूम को कहा जाता है, इसका आवरण भी प्राय औद्योगिक क्षेत्रों में पाया जाता है। इस धुंध का द्वितीयक प्रदूषक पदार्थ भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें यह धूम को औद्योगिक क्षेत्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का फोग होता है जो कि स्मोक के साथ सम्मिलित होता है, तो इसको स्मोग कहा जाता है। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि धूम कोहरे को बनाने वाली जो अभिक्रियाएं हैं वह किस तरह से होती है। वायु प्रदूषकों के क्या दुष्प्रभाव होते हैं, मतलब ये जो प्रदूषक है ये किस तरह से वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। वे वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाले प्रदूषक निम्न प्रकार से सजीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसको हम 2-3 भागों में बांट रखा है। ए है प्राथमिक प्रदूषकों के दुष्प्रभाव, जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हमने देखे थे उसके क्या दुष्प्रभाव हैं। पहला है कार्बन यौगिक के क्या प्रभाव है। यह सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड के, यह CO2 और O2 का संतुलन खराब कर देता है। इसलिए तेजी से फैलते हुए औद्योगिकीकरण और नगरीय विकास के कारण हो रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है वायुमंडल में तो यह अधिक मात्रा एक तरह से घातक प्रदूषक का कार्य करती है। यह कई तरह के दुष्प्रभाव जैसे तापमान में वृद्धि इत्यादि को बढ़ाती है। इसका जो प्रमुख प्रभाव है वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट। वायुमंडल में जब CO2 की वृद्धि हो जाती है तो यह एक प्रकार का प्रभाव बढ़ाती है जिसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी का तापमान 0.56 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। धरती की सतह पर जो सूर्य की किरणें टकराती है वह वायुमंडल में विकिरित हो जाती है। जब CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक होती है तो ये CO2 इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और पृथ्वी जो है उसके चारों तरफ एक गर्म वातावरण बना लेती है। इस प्रकार गर्म धरती की सतह से शोषित ऊर्जा और हाई रेडिएशंस के रूप में यह विकिरित हो जाती है। परंतु जब
CO2 की परत होती है तो इसको भेद कर नहीं जा पाती है, जबकि यह जल जो अधिक वातावरण में जो CO2 पाई जाती है जल वाष्प द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। इससे परिणाम स्वरूप धरती की सतह का तापक्रम बढ़ जाता है। इस प्रकार वायुमंडल में उपस्थित CO2 की परत एक प्रकार से पौधघरों और बगीचे में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस का काम करती है। जिस प्रकार ग्रीन हाउस में भीतर की ऊष्मा भीतर ही रह जाती है और बाहर नहीं निकल पाती है, इसी तरह CO2 की मोटी परत अगर पृथ्वी के चारों तरफ जमा हो जाती है तो यह भी एक्स्ट्रा हीट को निकलने नहीं देती है, बल्कि पृथ्वी के वातावरण के जो तापमान है उसकी वृद्धि हो जाती है। जब CO2 की मात्रा वायुमंडल में 25% तक बढ़ जाती है तो यह तापमान और अधिक वृद्धि होने की संभावना रहती है, जिससे कि ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने की आशंका रहती है। जब बर्फ पिघल जाती है तो यह पानी बनकर महासागरों में बढ़ जाता है, महासागरों का लेवल बढ़ जाता है और जो तटीय एरिया है उनको समुद्र में जल में डूब जाएंगे। तो इस तरह से समूचे विश्व में कृषि और खाद्य उत्पादन पर भी इसका दुष्प्रभाव नज़र आता है। दूसरा जो है गैस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड जो 80% मात्रा है इसकी स्वचालित वाहनों और मोटर गाड़ियों से होती है। इसकी अधिक विषाक्त मात्रा बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में पाई जाती है। वहाँ के वायुमंडल में ये ज़्यादा पाई जाती है। CO एक गंधहीन, रंगहीन और स्वादहीन गैस होती है और ये जब मानव शरीर में श्वसन के द्वारा मानव शरीर में प्रवेश करती है और हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होकर एक हीमोग्लोबिन के साथ उसके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो कि रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता को कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है और इस विकार को हाइपोक्सिया कहा जाता है। यहाँ एक रिएक्शन है CO प्लस Hb, तो COHb करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, जो कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अटैच करने में हेल्प नहीं करता है। यह उसका जो है हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से अटैच नहीं कर पाती है और बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मानव शरीर में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% वृद्धि से सेरिब्रल एनोक्सिया होने की संभावना रहती है, जिससे सुनने और देखने की क्षमता पर दुष्प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पर्णकुंतलन, लीफ कर्लिंग, पत्तियों का गिरना, पत्तियों का परिमाप कम होना, अर्ली परिपक्वता और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम तंत्र के साथ अभिक्रिया करके श्वसन की क्रिया को भी प्रभावित करती है। तो ये पादप में और मानव दोनों प्रकार के सजीवों में यह हार्मफुल होती है, हानिकारक होती है। दूसरा प्रकार है सल्फर यौगिक। पहले तो कार्बन कंपाउंड्स थे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देखे थे अपने। नाउ है सल्फर कंपाउंड्स। इस प्रकार के यौगिक में H2S, SO2 और H2SO4 प्रमुख प्रदूषक होते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे SO2। यह लगभग 75% मात्रा इसकी कार्बन, कोयले और पेट्रोलियम पदार्थों के विभिन्न कारखानों और भट्टियों में जलाने से होती है। SO2 की मात्रा का जो है निर्माण पहले H2S के रूप में होता है, जो आगे चलकर वायुमंडल में SO2 के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह आंखों और श्वसन तंत्र में जलन उत्पन्न करती है और अनेक प्रकार के चर्म रोग इसके द्वारा हो जाते हैं। पौधे में अगर SO2 की मात्रा अधिक है तो ये निक्रोसिस की प्रक्रिया को करती है, जिससे कि क्लोरोफिल विलुप्त हो जाता है और क्लोरोसिस की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। पौधे की पत्तियां नष्ट हो जाती है, वह पीली और बाद में सफ़ेद होकर गिर जाती है। कुछ जो ब्रायोफाइट्स और लाइकेंस है वे SO2 की उपस्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनको वायु प्रदूषण का सूचक भी माना जाता है। अधिक आर्द्रता वाले पौधे जैसे कपास, रिचका, सेब इत्यादि पर इसका घातक प्रभाव पड़ता है। यह रंध्रों के द्वारा पादप में प्रवेश कर लेती है और उत्तकों में सल्फेट की मात्रा को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से इसमें ऑक्सीडेशन और उपापचयी गुणों में यह इस पर प्रभाव डालती है। इसके अलावा जो कुछ पत्थर है, मार्बल्स है, टाइल्स है, लाइमस्टोन है, वह भी पीलापन इससे आ जाता है। जो ताजमहल जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतें हैं उस पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। सेकेंड नंबर पे हम देखें तो वह है H2S गैस है। यह एक गैस है जो कि कई तरह के इसे दलदली एरिया में, यह मार्शी एरिया में या खानों में, खदानों में यह गैस बनती है। इसके जो दुष्प्रभाव हैं, यह अगर शरीर में उपस्थित है तो अनेक विकार जैसे उल्टी आना, सिर दर्द, हृदयाघात इत्यादि की संभावनाएं रहती हैं। वायु में इसकी अधिकता होने पर कंजक्टिवाइटिस की संभावनाएं रहती हैं और इससे आंखों में इरिटेशन होती है। मानव में पेट दर्द, अतिसार, न्यूमोनिया इत्यादि रोगों की भी इसकी संभावनाएं होती है। थर्ड है
नाइट्रोजन के यौगिकों का दुष्प्रभाव। इसके जो प्रमुख दुष्प्रभाव हैं वह निम्न रूप से हैं। NO2 गैस की उपस्थिति से अभिक्रिया करके अत्यंत विषालु द्वितीयक प्रदूषक जैसे PBN, PAN इत्यादि बनते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता से सजीवों में श्वसन तंत्र में अनेक विकार आते हैं। सिगरेट और सिगार के धुएं में यह होती है तो ये फेफड़ों की एल्वियोले को खराब करती है। इसी तरह फेफड़ों में सूजन वगैरह इसकी वजह से आ जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन पेरोक्साइड की अधिक सांद्रता पेड़ पौधे के लिए भी हानिकारक होती है। पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पत्तियां भी नष्ट होकर गिर जाती हैं। फिफ्थ जो है सल्फर का प्रोडक्ट वह है अम्लीय रेन। ये आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। वायुमंडलीय नमी और जलवाष्प की उपस्थिति में जो सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वे विभिन्न प्रकार के सल्फर अम्लों व नाइट्रोजन अम्लों का निर्माण करते हैं, जो कि जल में घुलकर धरती की सतह के ऊपर ही रहते हैं और बारिश की बूंदों के साथ ये वायुमंडल में रहते हैं और यह वर्षा के रूप में नीचे आते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स वाली जो वर्षा होती है उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। यह मृदा की पीएच को कम कर देती है और इसका सीधा फल जंगल और फसलों के विनाश की वजह से होता है। इसके अलावा झीलों में जो मछलियां हैं वह भी मर जाती है। कई प्रदेश हैं जैसे हॉलैंड, चेकोस्लोवाकिया, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे इत्यादि जगह पर इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। अनेक जो यूरोपीय देश है वहाँ अम्लीय वर्षा के कारण अधिक खतरा सबसे अधिक इंग्लैंड के सामने आया था, जहाँ पर NO2 और SO2 गैसों में की वजह से जो अम्लीय वर्षा हुई थी वह एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित भी हो गई थी। फोर्थ नंबर पे है फ्लोराइड कंपाउंड्स। ये जो है अति शुष्क मात्रा में फ्लोराइड कंपाउंड्स मनुष्य के दांतों में पाए जाते हैं। जब इन यौगिकों की सांद्रता अधिक हो जाती है तो ये हानिकारक प्रभाव देते हैं। इसके दुष्प्रभाव निम्न तरह से हैं। पहला है कि ये पौधे की पत्तियों में क्लोरोसिस और निक्रोसिस कर देते हैं। इसकी बहुलता के कारण जो टर्जिट प्लांट्स है वह फ्लोराइड एकत्रित कर लेते हैं और वह ससेप्टिबल हो जाते हैं डिजीज़ के। यह पर्णरंध्रों के माध्यम से पादप में प्रवेश करते हैं और पत्तियों के किनारों के भीतर सफेद को क्षतिग्रस्त करते हैं। इनके निक्षेपण से कॉनिफर वृक्षों की पत्तियां हैं वह उनकी टिप है वह जल्दी बर्न हो जाती है। टिप बर्न नाम का विकार आ जाता है उसमें। ग्रासलैंड्स पर अगर फ्लोराइड्स का जमाव हो जाता है तो वो जो पत्तियां खाने से जानवरों को नुकसान होता है। पांचवा है हाइड्रोकार्बन। यह हाइड्रोकार्बन ऑटोमोबाइल्स के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। इसकी वजह से मानव स्वास्थ्य के लिए यह बहुत घातक होता है। मनुष्य में फेफड़ों की बीमारों में विशेष प्रकार से कार्सिनोजेनिक इफेक्ट डालते हैं। स्मोग के कारण आँख, नाक, गले में अप्रत्यक्ष रूप से दुष्प्रभाव पड़ते हैं। फिर आता है मेटल पॉल्यूटेंट्स। मेटल पॉल्यूटेंट्स जैसे जस्ता, कैडमियम, पारा, इसमें कई तरह के जो मेटल्स हैं यह सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रूप में उपस्थित रहते हैं वायुमंडल में। इसके द्वारा जो सीसा है उसकी वजह से RBC नष्ट हो जाती है। कुछ जो है सीसे की उपस्थिति के कारण हीमोग्लोबिन के निर्माण की प्रक्रिया कम हो जाती है और एनीमिया रोग हो जाता है। इसी तरह कैडमियम की उपस्थिति के कारण रेनल डैमेज हो जाता है, गुर्दे क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और कई तरह से कैंसर और कार्सिनोजेंस बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। यह मर्क्यूरी जो है वह लीवर, आइज़, जो अपना नर्वस सिस्टम है और क्रोमोसोम्स में म्यूटेशंस कर सकता है। पारे की विषुलता के कारण मनुष्य में सिरदर्द, अनिद्रा, बुखार, एंजाइटी, भूख न लगना इत्यादि जो है इसके दुष्प्रभाव पाए जाते हैं। तो ये जो धातु प्रदूषक हैं यह जनरली बायसिनोसिस नामक रोग भी करते हैं। यहाँ पर जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर होते हैं उनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वातावरण में अगर ये सूक्ष्म कणों के रूप में उपस्थित होते हैं, विस्तृत होते हैं, तो इसका सीधा प्रभाव तापक्रम पर पड़ता है। निकाल लो यार पहले आप।